तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कैथोड रेज, एनोड रेज, उसकी प्रॉपर्टी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये सब कुछ आता है आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, आज उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 है। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिड जी एग्जाम फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक क्या, जिसका यूज हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, जिसका यूज हमारे आगे के चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जानने आपको बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा पहला टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से क्या पता चल रहा है, वैसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स का ये एक टर्म है, तो इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो। बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूज है इसलिए हम यहाँ पे कवर करेंगे। बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो बेसिक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी वेव्स रहते हैं ना, और मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी वेव्स रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं बिल्कुल। कैसा, जरा देखो अभी मैं फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमारा जेड एक्सिस है और इस जेड एक्सिस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपागेशन अगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, दिस एक्सिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, आपको ये देखना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है ये, मतलब इस डायरेक्शन में ये जितने भी आपके वेव्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आगे प्रोपागेट हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव है, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ठीक है, तो देखो ये वाला जो वेव था ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला जो वेव, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात की जितने भी लाइट वेव्स आपके आते हैं, क्योंकि बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लाइट वेव के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी लाइट वेव आते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हें प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको ईएमआर जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज समझ में आता है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या कहता है, जरा देखो। वेवलेंथ आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होगे कि वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो वेव और लेंथ, मतलब कि जो वेव का लेंथ बताया वही क्या है, वेवलेंथ है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली सपोज कर लो ये एक वेव है, ठीक, जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है। ठीक, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कभी ये वेव बिल्कुल ऊपर जा रहा है, कभी ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, कभी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, कभी बिल्कुल नीचे जा रहा है। क्या है ये ऊपर नीचे का सीन, क्या है जरा देखो। ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, दिस इज नोन एज योर क्रेस्ट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेस्ट। एंड ये जो बॉटम मोस्ट का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, दिस इज योर ट्रफ। ठीक है, तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही बोलते हैं हम वेवलेंथ या फिर लैम्डा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये चीज क्लियर है। ठीक है, बेसिक से पढ़ते आ रहे हो आप। ओके, अब एक चीज और देखो कि जो वेवलेंथ है आपका उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो हमें और भी कुछ बेसिक्स देखना है वेवलेंथ के बारे में वो ये कि मीटर के अलावा हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, तो आपको मीटर बहुत कम मिलेगा देखने को। नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, है ना, पिकोमीटर, ये सब बहुत मिलेगा। तो ये सब टर्म क्या है जरा देखते हैं। अदर यूनिट्स के नाम से आप उसको लिख सकते हो, अदर यूनिट्स। ठीक है, अदर यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या है जरा देखो। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, अदर यूनिट की, तो इसमें आपका आता है सबसे पहले एंगस्ट्रम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर, पहला।
ठीक है, एंगस्ट्रम भी एक मेजरमेंट का यूनिट है, वेवलेंथ मेजरमेंट का। ठीक, दूसरा आता है 1 नैनोमीटर, एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं नैनोमीटर को, और ये होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10 एंगस्ट्रम। ठीक है, दूसरा। तीसरा होता है आपका पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, पीएम से लिखूं मैं इसको तो 10⁻⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। अगर मैं लिखूं तो ये होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स का यूज हम करेंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, अदर यूनिट्स और साथ में आपका ऐसा यूनिट तो आपको याद ही है। ठीक है, तो ये था हमारा वेवलेंथ। नेक्स्ट अब जो आता है टर्म हमारे पास, वो आता क्या है, फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है जरा देखो, नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड नंबर ऑफ ट्रफ्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। मतलब क्या कि एक सेकेंड में किसी क्रेस्ट को या किसी ट्रफ को कोई भी वेव कितना जल्दी पास कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि ये एक बच्चा है, यहाँ पे उसका घर है, बच्चा काफी तेज दौड़ने में काफी तेज है, तो एक सेकंड में ये अपने घर को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि वो नंबर ऑफ क्रेस्ट या नंबर ऑफ ट्रफ्स को एक सेकंड में कितनी बार पास कर रहा है बेसिकली। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये बात आपको मालूम है कि जितना जो फ्रीक्वेंसी है इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, और हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। दिस इज योर न्यू। ठीक है, न्यू भी लिख के ऐसे थोड़ा सा उसको मोड़ देना, लाइक दैट। ये क्या हो जाएगा आपका न्यू, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, और यहाँ पे आपको किलो हर्ट्ज भी दिया रहेगा कहीं कहीं पे, तो 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज को आपको ऐसा लिखा रहेगा, 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज हो जाएगा, 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। कहीं कहीं पे दिया रहेगा 1 मेगा हर्ट्ज, कैपिटल एम से मेगा हर्ट्ज, तो 1 मेगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज हो जाएगा, 10⁻6 हर्ट्ज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, समझ में आता है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे हम पढ़ते क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी और आपका जो वेवलेंथ है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो ये बताता है आपका न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर वेवलेंथ, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ओके, चलो अगला जो हमारा टर्म है वो है वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बार बोलते हैं, ऊपर जो ऐसे दिया है ना लाइन ऐसे करके, दिस इज नोन एज योर बार। ओके, तो वेव नंबर क्या होता है, सिंपली वेव नंबर कुछ भी नहीं होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। मतलब कि वेव लेंथ का इन्वर्स कर दो आप, वही आपका क्या बताएगा, वेव नंबर बताएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि इसकी एसआई यूनिट कितनी थी, मीटर, तो इस वेव नंबर की एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वेव नंबर पूछता है, ऐसे बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सी, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज है ये। ठीक है, तो प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट, और उन्होंने काफी स्टडी किया, ठीक है, ये वेव्स वगैरह के बारे में, और उन्होंने एक ऐसी अपनी थ्योरी दी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जितने भी लाइट हमारे पास आ रहा है ना, जितना भी मर्क्यूरी से जो लाइट आता है या फिर बल्ब से जो लाइट आता है, कहीं से भी जो लाइट हमारे पास पहुंच रहा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है। कैसा, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, वो एक एनर्जी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने जो लाइट हमारे पास आ रहा है, जो ट्रेवल करके आ रहा है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली अब आपको लगता होगा कि सर लाइट तो कंटिन्यूअसली आ रही है ना हमारे पास, वो मतलब कैसे पैकेट में आपको दिखेगा। तो जैसे आप एक एग्जांपल लो, मान लिया आपके पास एक छोटा वाला पिस्टल है, ठीक है, सिक्सर, जिसमें 6 गोलियां रहती हैं, और मेरे पास है सपोज करो AK-47। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि एक काम करो, जो आपके पास सिक्सर है उसमें से आप गोलियां दागनी शुरू करो, तो आप एक एक करके गोली उसमें से मारना शुरू करोगे, तो जो बुलेट निकल रहा है उसके अंदर से, वो बुलेट एनर्जी का फॉर्म है एक। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्म एक एक करके निकलेगा, एक एक करके निकलेगा, मतलब कि एक पैकेट के फॉर्म में निकलेगा, और किसी टारगेट को जाके हिट करेगा।
मैंने क्या किया, AK-47 उठाया, AK-47 से एक बार ट्रिगर दबाया और फिर बहुत सारी गोलियां एक बार में, 200 या 300 गोलियां मैगजीन एक बार में निकल गया। ठीक, तो हो क्या रहा था एक्चुअली, आप ये समझो जरा। तुम बुलेट जब छोड़ रहे थे तो तुम्हारा पिस्टल थोड़ा सा स्लो है, सिंगल सिंगल बुलेट बार बार निकाल रहा था, और उस सिंगल बुलेट को हम बोल रहे थे कि ये एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने 200 गोलियां एक बार में छोड़ी, तो 200 गोलियों में ईच एंड एवरी गोली जो थी वो एनर्जी का पैकेट था, लेकिन उनका स्पीड इतना ज्यादा था ना कि वो आपको एक ही बार में जाता हुआ दिखा। समझ में आ रहा है? आपके पास सिंगल सिंगल बुलेट था तो वो सिंगल सिंगल एनर्जी का पैकेट था, लेकिन मेरे पास 200 बुलेट थे, लेकिन 200 बुलेट अपना अपना एनर्जी ट्रेवल कर रहे हैं अपने अपने साथ लेकर। ठीक है, तो वो एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या, क्वांटा। तो देखो इसका क्या है ये थ्योरी कि एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्या, क्वांटा। ठीक है, क्वांटम इज योर सिंगुलर और क्वांटा तुम्हारा प्लूरल है, बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ओके। अब देखो जो लाइट एनर्जी हमारे पास आती है ना, वो लाइट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है उस बल्ब से निकल के या फिर उस मर्क्यूरी से निकल के या जो भी आपके पास लाइट का सोर्स है वहां से जो निकल के हमारे पास आ रही है, तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। उसी छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी कैरियर्स है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हम एनर्जी कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कैरियर्स क्या होते हैं हमारे यहाँ, फोटोन होते हैं। ठीक है, ओके। तो एनर्जी कैरियर्स अगर फोटोन है तो फोटोन में एनर्जी होती होगी, हाँ भाई साहब बिल्कुल होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ई से डिनोट करते हैं और ये होता है hc/λ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ। तो हम यहाँ पे c/λ की जगह पे क्या रख सकते हैं, न्यू। दिस इज बेसिकली योर न्यू। तो आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर एनर्जी लिखनी है तो ऐसा लिख सकते हो आप, आपको अगर वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी लिखनी हो तो ऐसा लिख सकते हो आप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना यहाँ पे, यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा था, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है। ठीक है, तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स भी तो होंगे ना, अलग अलग यूनिट्स। तो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, जाओ आओ देखते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है बेसिकली जूल। ठीक, ये याद रखना है, ये भूलना ही नहीं है आपको, ये बिल्कुल याद रखना है। जूल जीवन साथी है। जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, जब तक जेडबल नीट का एग्जाम जब तक दे नहीं दे, तो आपको एकदम ईच एंड एवरी चीज याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला ऐसा यूनिट है आपका जूल। इसको कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, यूनिट ऑफ एनर्जी को। ठीक है, जूल को नहीं, जूल तो ठीक है चलो, लेकिन क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैक्सिमम दिया हुआ रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। कहीं कहीं पे जूल में लिखा रहेगा, आपसे आंसर पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा एनर्जी, वैसे फिर पूछेगा जूल में। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन उसका होगा, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनर्जी के दो यूनिट्स अभी हमने देखे, क्या, एक जूल जो ऐसा यूनिट है, और एक दूसरा यूनिट भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मोस्टली दिया हुआ रहेगा इस चैप्टर में, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जिसको कि हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। एक और एनर्जी का यूनिट होता है, वो होता है अर्ग, ERG, अर्ग। ये होता है 10⁻⁻7 जूल के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक अर्ग भी होता है जो होता है 10⁻�7 जूल के बराबर। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, नाउ सी, हमने अभी क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक, तो देखो होता क्या है कि ये h तुम्हारा एक कांस्टेंट है और c भी तुम्हारा एक स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है हमेशा। इस h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। h है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट और c तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है। बेसिकली दोनों कांस्टेंट ही है। क्वेश्चन में जब तुम्हारे पास ना, क्वेश्चन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो, वेवलेंथ तुम्हारा एंगस्ट्रॉम टर्म में गिवन हो, तो आप hc का वैल्यू डायरेक्ट 12,400 रखोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो और वेवलेंथ आपका न्यूटन मीटर नैनोमीटर में गिवन हो, सॉरी नैनोमीटर में गिवन हो,
तब आप उस कितना वैल्यू रखोगे एच सी का 1240। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, अब देखो मान लिया कि तुम्हारे पास n टाइम्स ऑफ फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तब आपकी एनर्जी क्या होगी। अभी तो हमने नॉर्मली क्या पढ़ लिया था, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू या E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा। बट अगर n टाइम्स फोटोन है तो क्या करेंगे, तो हम इसको n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये एक कॉन्स्टेंट है। प्लैंक साहब का अभी क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ा ना, तो वही प्लैंक साहब का जो कांस्टेंट है वही है ये। ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में ये दिया गया है। ठीक है, ओके, अब देखो ये n तुम्हारा बताता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, h बताता है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू बताता है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को। दिस न्यू रिप्रेजेंट्स योर फ्रीक्वेंसी, जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर पावर टर्म। देखो बहुत सारा जगह छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको स्पेशल। देखो पावर क्या होता है सबसे पहला, तो पावर तो आपका सबसे पहला होता है एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या कहते हो, पावर कहते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको क्या, ई बाई टी, वेयर ई रिप्रेजेंट्स योर एनर्जी एंड टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम बेसिकली। ओके, अब देखो P इज इक्वल टू, आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो बताओ, एनर्जी को क्या लिखते हो, एच सी बाई लैम्डा लिखते हो, डिवाइडेड बाई टाइम तो आपका रहेगा ही रहेगा। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलो लिखते हो। अगर मान लिया कि n फोटॉन्स है आपके पास, इसको क्या लिखोगे, n इंटू एच सी बाई लैम्डा लिखोगे। ओके, फिर आप इसको क्या लिख सकते हो फर्दर, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज n बाई टी इंटू एच सी बाई लैम्डा, ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो ये n बाई टी, n क्या बताता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और t क्या बताता है, रेट। रेट मतलब टाइम। ठीक है, ये बताता आपका है n बाई टी का पूरा टर्म बताता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन। फोटोन का एमिशन या ऑब्जर्प्शन का रेट क्या है ना, वो बताता है ये एन बाई टी। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है फॉर्मूला बेस्ड, इसलिए मैंने ये डराइव किया है, और ये आपको याद भी रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये काम आएगा। आप सोच रहे हो कि सर बता रहे हो तो सर क्वेश्चन भी करो, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, आप घबराओ मत। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, बट हमें क्या है ना कि पहले कुछ बेसिक जान लेना जरूरी है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आएगा, है ना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ये क्लियर है पावर टर्म। ओके, नेक्स्ट इज आवर फोटो डिसोसिएशन। देखो क्या होता है फोटो डिसोसिएशन, फोटोन डिसोसिएशन, यू कैन राइट इट एज फोटोन डिसोसिएशन, राइट। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि इसका डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, देखो तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ना, लाइट एनर्जी का यूज करके अगर हम उन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, दिस इज नोन एज योर क्या, फोटोन डिसोसिएशन। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमारे पास एक्स एक्स एक बॉन्ड है, एक्स और एक्स कोई, जैसे X2 ऐसे करके रहता है ना, कोई भी दो एटम से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्डिंग है, तो इसको मैंने ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है एक्स एक्स। मान लिया इस बॉन्ड को तोड़ने में, बीच में ऐसे दरार लाने में मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है कितनी, 90 किलो जूल, इसके एक मोल के लिए, क्योंकि 90 किलो जूल पर मोल यही बताता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1 मोल का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मेरे को कितनी चाहिए, 90 किलो जूल चाहिए एनर्जी। तो 1 मोल में कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि Na बॉन्ड्स। तो एक मोल बॉन्ड को 90 किलो जूल चाहिए था, इसका मतलब कि Na बॉन्ड्स को कितना चाहिए, 90 किलो जूल चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 बॉन्ड के लिए निकालूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिवाइडेड बाई Na किलो जूल्स। ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो आप सिंपली यहाँ से, ये क्या बता रहा है आपका, एनर्जी का एक फॉर्म बता रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 90 क्या बता रहा था, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, पेन चेंज करके दिखा देता हूँ, ये 90 क्या बता रहा था, बॉन्ड एनर्जी, और ये Na तो Na है ही। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज एनर्जी ना, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिस फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप बीच में जाकर फंस जाओगे कि सर ये क्या आपने बता दिया।
है ना, ठीक है, फोटो डिसोसिएशन। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड हमने जैसे पढ़ा था ना परसेंटेज यील्ड मोड कॉन्सेप्ट में, कि आपके पास कितना मिल रहा है आपको, वो आपका क्या होता है, यील्ड होता है। ठीक, यहाँ पे क्वांटम आपको कितना मिल रहा है वो बताता है। जैसे कि देखो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट देखें यहाँ पे, तो ये कहता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए थे और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, उनका रेशियो बताता है ये क्वांटम यील्ड। ठीक है, बेसिकली कि कितने फोटॉन्स आपके मिले, ठीक है, ये बताता है क्वांटम यील्ड। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए भाई साहब, आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, जिसका जो वेवलेंथ है वो है 4500 एंगस्ट्रम। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द बल्ब इज रेटेड एज 150 वाट, मतलब कि इसका पावर दिया हुआ है 150 वाट। इसकी अब इसका जो पावर है 150 वाट, उसका सिर्फ 8% जो है वो हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है। मतलब कि ये पूरा पावर यूज नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ 8% पावर यूज हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। अब एक सेकंड में कितने फोटॉन्स को वो एमिट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या गिवन दिया क्या हुआ है, आपके पास दिया हुआ है वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रम। देखो ये एंगस्ट्रम के टर्म में दिया है, ठीक है, याद रखना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिलेट करो। कहाँ से रिलेट होगा, एनर्जी से। E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा होता है ना। ओके, तो क्या आप यहाँ पे एनर्जी का टर्म लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एच इंटू सी बाई लैम्डा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। लिख सकते हो ना। ओके, अब देखो हमें मान लो एनर्जी जूल में चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एच का वैल्यू रखेंगे कितना, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, इंटू ये सी का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई। अब देखो ये जो आपका एंगस टर्म में दिया हुआ है दिस आपका लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लैम्डा एंगस टर्म में दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो 45 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आएगा 4.42 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर है। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी। एंड सिंस वी नो कि एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या होता है, ये हमको पता है। तो पहले हम तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 8% ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, पेन दूसरा ले लेते हैं, एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब। ठीक है, बल्ब कितनी एनर्जी एमिट करेगा बताओ, सिर्फ 8% एनर्जी एमिट कर रहा है, मतलब कि 150 का 8/100। और ये कितना हो जाएगा, इसको 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 वाट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे पावर सिंपली हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है ये एनर्जी बाई टाइम, दिस इज बेसिकली और जूल पर सेकेंड। ठीक है, ओके, क्योंकि वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड ही होता है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाई लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12। हमें इन एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू मालूम है, एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 4.42 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम एन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12। और ये 4.42 है ना, ये पूरा का पूरा ये टर्म तो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। इसको क्या कर सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई 4.42, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 27.2 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने कैलकुलेट कर लिए इतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था। पावर देने के बाद फिर आपसे ये कह रहा था कि आपने उस पावर का कितना % यूज किया है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 8% यूज किया है, और उसी 8% की वैल्यू को हमने फिर लैम्डा के वैल्यू को फिर कन्वर्ट किया मीटर में, और वहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे इमिट होंगे। ठीक है,
तो आज का जो लेक्चर था बिल्कुल बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स पे था, जिसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और आगे के प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।